Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss about the topic major domain of the earth. हमने लास्ट क्लास में क्या देखा? लिथोस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में और हेड्रोस्फेयर के बारे में. इसके अलावा हमने बायोस्फेयर को देखा, लिथोस्फेयर को डिटेल स्टडी किया. कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखिए कितने आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशन बेसिन. इसके अलावा हम लोग ने हाइड्रोस्फेयर के बारे में स्टडी किया. आज का हमारा टॉपिक क्या है? ओशियन. चलिए ओशियन को स्टार्ट करते हैं. ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर. ओशियन क्या है? हाइड्रोस्फेयर का एक मेजर पार्ट है. और ये क्या होता है? एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं. द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग. जो हमारा ओशियन वाटर है वो हमेशा क्या करता है? मूव करता रहता है. Movement of ocean water are wave, the tide and the ocean current. How many ocean are there? There are 5 major ocean are. They are Pacific Ocean, second one is Atlantic Ocean, third one is Indian Ocean, fourth one is the Southern Ocean and last one is Arctic Ocean in order to their size. The Pacific Ocean is the largest ocean. देखिए पैसिफिक ओशन क्या है? हमारे ओशन का लार्जेस्ट ओशन माना जाता है. ठीक है, ये कितने एरिया में स्प्रेड है? ये अर्थ के 1/3 पार्ट में स्प्रेड है, फैला हुआ है. मराइना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाई इन द पैसिफिक ओशन. हमारे अर्थ का सबसे जो डीपेस्ट भाग है वो कहाँ पे लाई करता है? पैसिफिक ओशन पे. क्या नेम है? मराइना ट्रेंच. ओके, इतना क्लियर हुआ. द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. हमारा जो पैसिफिक ओशियन है वो कौन सा शेप का है? सर्कुलर इन शेप है. ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका पैसिफिक ओशियन का शेप क्या है. तो हमारा पैसिफिक ओशियन का शेप है सर्कुलर. एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट. इसमें कौन कौन सा आपका कॉन्टिनेंट है जिससे सराउंड है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड. लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशियन. आप लोग मैप में देख लीजिएगा कि ओशियन के अराउंड जो भी आपके कंट्री है, एशिया हो गए, इसके अलावा आपके ऑस्ट्रेलिया हो गए, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, आपका यहाँ पे मैप दिया होगा, आप एक बार गो थ्रू कर लेना मैप को. ठीक है, देखिए यहाँ पर ये रहा आपका मैप. इसमें जो आपका पैसिफिक ओशियन है इसके साइड में कौन सा कंटिनेंट है? आप देखिए, आपका एशिया है. इसके अलावा आपका क्या है? हमने क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, नेक्स्ट है आपका अटलांटिक ओशियन जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का. अगर इसकी हम शेप की बात करें तो जैसा कि हमने देखा था पैसिफिक ओशियन का क्या शेप था? सर्कुलर शेप था. ठीक है, लेकिन जो अटलांटिक ओशियन है इसका शेप क्या? ये एस शेप का होता है. अटलांटिक ओशियन का जब शेप देखेंगे तो वो एस शेप का होगा. ठीक है, आइए हम देखते हैं मैप में. देखिए ये कहाँ है आपका? ये रहा अटलांटिक ओशियन. तो देखिए इसका क्या है शेप, मैं दिखाती हूँ. देखिए इसका शेप कुछ ये है. ये क्या है स्ट्रक्चर? ये एस लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है या एस शेप का दिख रहा है. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है उसका शेप क्या है? एस शेप का है. ठीक है, और पैसिफिक ओशियन का शेप क्या है? सर्कुलर इन शेप है. ठीक है, इट इज़ फ्लैंकेड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड. और आपका इस थोड़ा सा फ्लैंकेड है किससे? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से, वेस्टर्न साइड से. एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड में क्या है? यूरोप एंड अफ्रीका है. द कोस्टल लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड. This irregular and indented coastline provide ideal location for the
natural harbor and port. From the point of the view of commerce, it is the busiest ocean. जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, इसको हम क्या बोलते हैं? बिजिएस्ट ओशियन है. ये हमारा सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन है. ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि ये बिजिएस्ट? क्योंकि यहाँ पे पोर्ट जितने भी आपके पोर्ट्स वगैरह हैं वो अटलांटिक ओशियन में ही देखने को मिलते हैं. द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम आफ्टर अ कंट्री दैट इज इन इंडिया. इंडिया ओशियन एक ऐसा मात्र ओशियन है जो नेम किस पे पड़ा? इंडिया पे पड़ा. ठीक है. द शेप ऑफ द ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप. इसका शेप क्या होता है? इसका शेप कुछ ट्रायंगुलर शेप का होता है. ठीक है. हमने अभी देखा पैसिफिक ओशियन का क्या शेप था? पैसिफिक ओशियन का शेप क्या था? आपका सर्कुलर शेप था. ठीक है. इसके अलावा हमने देखा अटलांटिक ओशन का शेप क्या था? कुछ एस शेप का था. इसके बाद हम लोग ने देखा इंडियन ओशियन का क्या शेप है? ट्रायंगुलर. इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय द एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. जब आप मैप में देखोगे तो हमारे इंडियन ओशन के नॉर्थ में कौन से कंट्री से बाउंड है? कॉन्टिनेंट से एशिया. अगर वेस्ट की बात करें तो अफ्रीका एंड ईस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया. एक बार आपको फिर से मैं मैप में दिखा देती हूँ. एशिया नॉर्थ में देखिए, ये रहा आपका एशिया. देखिए इंडियन ओशन किससे घिरा हुआ है? एक आपका होगा एशिया, इसके बाद आपका एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से. ठीक है. द साउथर्न ओशन इनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका. जो हमारा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है उसको साउथर्न ओशन क्या करता है? इनसर्कल करता है. और वो कहाँ तक फैला हुआ है? 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक. नेक्स्ट आपका है आर्कटिक ओशन. ये कहाँ आपका लोकेटेड है? आर्कटिक सर्कल में. और किससे सराउंड है? सराउंड द नॉर्थ पोल. इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर होता है जो कि कनेक्टेड होता है किससे? पैसिफिक ओशियन से और आर्कटिक ओशियन से. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेरिंग स्ट्रेट. इट इज़ बाउंडेड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. किससे बाउंड होता है? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से एंड यूरेशिया से. ओके. हम लोग ने कॉन्टिनेंट्स को पढ़ लिया, ओशन को पढ़ लिया. नेक्स्ट आपका है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो अर्थ के सराउंड क्या होता है? एक लेयर ऑफ गैसेज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट. ये क्या करता है? इट प्रोवाइड अस विथ द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज. जो आपके सन रेज आते हैं उनसे हम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या करते हैं? ब्रीथ, सांस लेते हैं. ठीक है. जितने भी हार्मफुल सन रेज आते हैं उससे हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर. कितने हाइट तक? 1600 किलोमीटर हाइट की बात कर रहा है. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टी. जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को कितने लेयर में डिवाइड किया गया है? 5 लेयर में डिवाइड. वन बाय वन हम एक एक लेयर को आपको बताएंगे. किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है? कंपोजिशन के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे और भी अदर प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पे आपको एटमॉस्फेयर के लेयर को डिवाइड किया गया है. दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर. देखिए जो लेयर अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती हैं उसको क्या बोलती हैं? ट्रोपोस्फेयर. इसी तरह आपके स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ओके. द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो हमारा एटमॉस्फेयर है
वो मेनली कौन कौन से गैसेस से कंपोज्ड हुआ है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट गैस है? 78%। इसके अलावा ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज कितना है? 1% बाई वैल्यूम। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो आप सबको पता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो किस लिए ज़रूरी है? ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और नाइट्रोजन क्या हेल्प करता है? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, थ्रू प्रेजेंट इन अ मिनट अमाउंट, इट्स इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। जो भी हीट रेडिएट होता है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जितने भी जो प्लैनेट्स हैं उसको क्या करता है? गर्म रखा रहता है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैनेट्स। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसेंशियल है किसके लिए? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट। हाइट पर क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी है वो वेरी करता है। इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। सी लेवल पर कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। और जैसे जैसे हम अप जाते हैं, ऊपर जाते हैं, जो हमारा लेवल है वो डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होते रहता है। यू नो द क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। आपने कभी देखा है जो क्लाइंबर हैं वो जब जाते हैं या फिर चढ़ाई करते हैं तो उनको प्रॉब्लम किस में आता है? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा डेंसिटी ऑफ एयर है वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, जितने भी क्लाइंबर हैं अगर वो जाते भी हैं तो अपने साथ किसको कैरी करते हैं? एक ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं ताकि वो हाई एल्टीट्यूड पे इजिली ब्रीथ कर सकें। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है अर्थ पे। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरिया लो प्रेशर। कुछ एरिया पे क्या होते हैं? आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेंगी और कुछ एरिया पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेंगी। और जब भी प्रेशर का जो मूवमेंट है वो कैसा होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर नहीं होता है, क्या होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। विंड क्या होता है? जो एयर का मूविंग होता है, मूव होता है, उसको क्या बोलते हैं? विंड। नेक्स्ट है आपका बायोस्फेयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फेयर को जो बेसिक पार्ट है हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था कि बायोस्फेयर क्या होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि बायोस्फेयर क्या होता है। ओके, देखते हैं बायोस्फेयर में क्या है। द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन ऑफ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फेयर क्या? एक नैरो जोन है। किसके किसके बीच में? लैंड, वाटर एंड एयर। देखिए आप फिगर में देखिए, ये रहा आपका बात कर रहा है, जो लैंड की बात कर रहा है वो आपका किस में आ जाता है? लिथोस्फेयर में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोस्फेयर हो गया, और एयर की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर हो गया। जब इन सब को एक साथ इंटरकनेक्टेड करेंगे तो क्या बोलते हैं इसको? बायोस्फेयर। देयर आर several species of the organism that vary in sizes from microbes and bacteria to huge mammal। बहुत सारे जो आपके स्पेसीज हैं या ऑर्गेनिज्म है उनका साइज क्या है? वेरी करता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंकिंग टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फेयर फॉर सर्वाइवल। ठीक है, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अलावा जो आपके ह्यूमन है, ये सब क्या है? एक दूसरे से लिंक है। The organism in the biosphere may broadly be divided into plant kingdom and the animal kingdom। जो भी आपके बायोस्फेयर में ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया गया है किसमें? प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। ठीक है, द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन द सम वे और द अदर। देखिए जो हम डोमेन ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, हमारा 3 डोमेन ऑफ द अर्थ है। क्या है? एक है आपका लिथोस्फेयर,
सेकेंड एटमॉस्फेयर और थर्ड क्या हाइड्रोस्फेयर। ये सब क्या है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं, अफेक्ट भी करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक है, ठीक है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड ऑफ वुड्स। हम लोग फॉरेस्ट को क्यों कट करते हैं, क्योंकि हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉयल फ्रॉम अ स्लोप। सिमिलरली जो हमारा अर्थ है वो क्या होता है, उसमें चेंजेज आते हैं, और चेंजेस किसके वजह से आते हैं, हमारे नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आता है तो जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप सुनामी को देख लीजिए, जो कि आपके अंडमान एंड निकोबार में आया था एक बार। इसके अलावा जो भी डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल है वो सब कहाँ होता है, लेक में होता है। रिवर मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज, इट आल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल है अगर आपके यही लेक या रिवर में मिलते हैं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, अनसुटेबल होते हैं, और इससे क्या होगा, जो हमारा लाइफ है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। एयर कैसे पॉल्यूट होता है, जितने भी आपके इंडस्ट्री से जो इमिशन होता है, जो गैस बाहर निकलते हैं, या थर्मल पावर प्लांट से या व्हीकल से, ये क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है एयर का, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। देखिए कुछ हद तक अगर इंक्रीज होते हैं तो वो चीज़ें सही रहती हैं, बट अगर एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज हो जाती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डैमेज के काम कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें CO2 गैस का, अगर वो इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर बिटवीन द डोमेन ऑफ द लिथोस्फीयर। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं वो नीड के हिसाब से लिमिट में यूज करना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एंड द डोमेन ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। ये जितने आपके तीनों डोमेन हैं, आपके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों अपने आप में एक इंटरलिंक है, और ये तीनों का बैलेंस बना रहे, इसलिए जो भी हम रिसोर्सेज यूज करते हैं वो एक लिमिट में यूज करें, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।